नहीं आना था क्या? गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। हाँ, आज का तो क्या तुम्हारा मैथ्स का डे है क्या? मैथ्स डे लगा था 3, इसके बाद भी मैथ्स की क्लास है? बाप रे, बहुत मुश्किल काम है यार ये तो। इससे पहले क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन, फिर मैट्रिक्स, और फिर क्या पढ़ा रहे हैं? एओडी? क्या? मोनोटोनिसिटी, हाँ वही एओडी। अरे बाप रे, है भी खतरनाक सारे। नहीं नहीं, मतलब मैं ही आसान चीज पढ़ा रहा हूँ सिर्फ अभी। इंटीग्रेशन भी टफ है, मोनोटोनिसिटी भी टफ है। इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट की डेफिनेट? इंडेफिनिट। डेफिनेट तो आसान है, इंडेफिनिट टफ होता है। खैर चलो, आ जाओ। देखा ना क्या पढ़ाया था बेटा? ठीक। अच्छा, वो 4 डेफिनेशन लिखवाई थी, आइटम, पोटेंट, इनवॉलिटरी और वाली। क्वेश्चंस कहाँ से दिए थे? मैट्रिक्स के, मैट्रिसेस से दिए थे। कम ही थे शायद, 6-7 क्वेश्चन ही थे ना? 7 ही क्वेश्चंस थे। चेक करना, कोई पूछना है क्या आपको? कहाँ गया यार? आपने डिटर्मिनेंट्स के 2020-21 वाले किए क्वेश्चंस हैं? हाँ, सारे क्रैमर्स रूल वाले हैं, हाँ। कर लेना उसको। 2021 में शायद 20-22 क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स के, हर पेपर का एक मान के चलो आप। और वो सारे क्रैमर्स रूल वाले हैं सब। बताओ भाई, कोई पूछना है क्या जो लास्ट क्लास में दिया? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, B is an idempotent matrix and A is equals to I minus B. B is an idempotent matrix. Idempotent क्या होता है? B square is equals to B हो जाता है ना। और अपन को A is equals to I minus B दिया हुआ है बेटा। तो ऑप्शंस चेक करने हैं। A स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? A मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स, I माइनस बी इंटू I माइनस बी मैट्रिक्स। I स्क्वायर तो I हो जाएगा, B इंटू आई को B लिख सकते हैं, फिर I इंटू बी को फिर से B लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, तो ये वाला बी स्क्वायर एक बी से कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? आई माइनस बी के इक्वल, और आई माइनस बी किसके इक्वल था? ए, तो ये ए के इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे चेक कर लो आप ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर बोलो। 7th, इसी का लेवल 2 का ही एक्सरसाइज 2 लेवल 2 का 7th। ए इज ए बी सी डी एंड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये वो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला बेटा। every square matrix every square matrix A satisfies its characteristic equation, determinant of A minus lambda E equals to 0। क्या बनेगा बोलो? determinant of A minus lambda B C D minus lambda equals to 0, A minus lambda into D minus lambda minus C into B is equals to 0। सिंप्लीफाई करो बेटा इसे। A into D माइनस लैम्डा टाइम्स A प्लस D प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस सी इंटू बी इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस सी बी इज इक्वल्स टू 0 एंड इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0।
कंपेयर करो दोनों को, लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो पहली चीज तो a प्लस डी कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, और ये दोनों इक्वेट कर दो, तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू के हो जाना चाहिए। ये दो कंडीशंस आ गई आपके पास। अब ऑप्शंस चेक करो, ए ऑप्शन तो सही हो ही गया, a प्लस डी 0, और k की वैल्यू, हाँ डिटर्मिनेंट a के इक्वल आ गई, k जो होता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है। और इसमें शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, लास्ट क्लास में एक नोट लिखवाया था, जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो ट्रेस ऑफ a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डिटर्मिनेंट a के इक्वल होता है। तो इसका सम ऑफ द रूट्स तो 0 है, नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस के में एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, सम ऑफ द रूट 0 क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, तो a प्लस डी 0, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, के इक्वल, वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट है, तो ए डी माइनस बी सी, यू कैन यूज दैट, वो जो शॉर्ट नोट एक लिखवाया था डायरेक्ट यूज करो, वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक तीनों के लिए वैलिड होता है, क्यूबिक में भी यही फॉर्मूला चलता है और क्वाड्रेटिक में भी वही सेम फॉर्मूला चलता है, ठीक है, उससे और जल्दी हो जाएगा, कंपेयर नहीं करना पड़ेगा आपको। एनीथिंग एल्स, हो गए बाकी, ठीक है बेटा। एक लास्ट में जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे पास, आप ट्राई कर सकते हैं। B is a matrix of order 3 which is given to be -4, -3, -3, 1, 0, alpha, 4, beta, 3. If B is involutory matrix, if B is a involutory matrix, then find the value of 1 upon alpha beta plus 2 upon alpha beta square plus 3 upon alpha beta cube till 10 terms, ये वैल्यू सॉल्व करनी। ये मैट्रिक्स और एसएनपी का मिक्स क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन सिंपल है, बस अपन को जब अपन एग्जाम के टाइम पे बैठे हो तो एकदम से याद आ जाए कि इनवॉल्यूटरी क्या होता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस है ना, वो 3-4 के नाम जो हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो हम अगर उधर इस मन में कंफ्यूजन में आ जाता है कि यार ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता था कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता था, तो क्वेश्चन छूट जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं उधर की बात कर रहा हूँ, एग्जाम देने जब जाएं और ये कंफ्यूजन आता है तो फिर इच्छा नहीं करती क्वेश्चन को करने की, यार ये 2 पार्ट में कंफ्यूजन हो गए। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये जस्ट एग्जाम से पहले रिवीजन की होती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, 15 डिग्रीज, 22.5, वो वाली चीज़ें हैं, ये कुछ बेसिक इस टाइप की मैट्रिसेस में कुछ डेफिनेशंस हैं, ये जस्ट अपन एग्जाम से पहले 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ के जाएंगे ना, तो फ्रेशली याद रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। ये ऐसे आप तीनों सब्जेक्ट्स में कुछ हाईलाइट कर सकते हैं चीज़ों को, और हम कहते हैं ना एग्जाम से पहले ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, तो अपन को थ्योरी वोरी नहीं पढ़नी होती, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज 1-2 दिन पहले पढ़ के जाने चाहिए। क्या कंडीशन लगाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, और कंपेयर करेंगे, उससे अल्फा बीटा आ जाएगा, उसके बाद इस सीरीज का सम फाइंड करना है।
16 -3 -1 ही आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है? हाँ हाँ करो, मैं तो कुछ नहीं, तो मैं मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहा हूँ। 4 3 ज़ा 12 -3 बीटा, तो ये 0 होना चाहिए, तो बीटा 4 हो गया। डायरेक्ट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना बेटा। हाँ अपन को तो सिर्फ आइडेंटिटी बनाना है, तो जहां जहां अल्फा चाहिए वहां करते जाओ। हाँ ये 0 हो गया, और अल्फा नेक्स्ट में आ जाएगा बेटा। 4 3 ज़ा 12 -9 3 -3 अल्फा, ऐसे आ रहा होगा। इसको भी 0 करना है तुमको। सो अल्फा की वैल्यू तो 1 हो गई, और बीटा की वैल्यू 4 हो गई। नो नीड टू क्रॉस चेक द अदर वैल्यूज, बिकॉज अगर ये बोल रहा है इनवॉल्यूटरी है तो सेट हो ही गया, हो गया वैल्यूज। आपको जबरदस्ती पूरा क्यों क्रॉस चेक करना है? ये हो गई वैल्यूज अल्फा 1 बीटा 4। अब इसमें रखें, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गए, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज कितना हो गया? 4 हो गए। तो अब ये जो सीरीज लिखी है, क्या कहते हैं बेटा इसको? एजीपी कहते हैं ना। 1/4, 2/4 स्क्वायर, 3/4 क्यूब, ऐसे 10 टर्म्स हैं। सो हाउ वी फाइंड द सम ऑफ एजीपी? हाँ, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई और शिफ्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों से। करेक्ट। किसी ने एसएनपी नहीं भी पढ़ा है तो भी बहुत सिंपल मेथड है। एजीपी के लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अगर आप वो फॉर्मूला याद करते हैं तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। एक फॉर्मूले होता है एजीपी का, बट देर आर सो मेनी कंडीशंस इन दैट। फर्स्ट टर्म 1 ही होना चाहिए, तभी आप उसको रख सकते हैं। तो अपन ऐसी कोई चीज जबरदस्ती फॉर्मूले में याद ना रखें जो सिर्फ लिमिटेड ही ऑप्शंस में अप्लाई कर सकें। आप स्टैंडर्ड प्रोसेस को याद रखिए। स्टैंडर्ड प्रोसेस ये कहता है, दिस इज 1/4, 2/4 square, 3/4 cube, and last one will be 10 upon 4 raised to the power 10. Multiply the whole series by common ratio, और एक एक टर्म को आगे शिफ्ट कर लीजिए राइट में। 1/4 स्क्वायर, 2/4 क्यूब, यहाँ 9 upon 4 raised power 10 and 10 upon 4 raised power 11. You will get a series like this. Subtract कर दीजिए. So this will come out to be 3s/4, and this will be 1/4 plus 1/4 square plus 1/4 cube. इन्फिनाइट टर्म्स का पूछता तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। इन्फिनाइट कर लेते हैं, इन्फिनाइट कर लो। अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है, इन्फिनाइट टर्म्स का करो। 10 आएगा तो वो रह जाएगा लास्ट टर्म। भाई लास्ट जीपी का सम लिखेंगे 10 टर्म्स का, और उसमें से माइनस करके ये लिख लेंगे। इन्फिनाइट टर्म्स होगी तो ये चलता चला जाएगा। कितनी टर्म्स होंगी? इन्फिनाइट टर्म्स। तो ये क्या बन गई? एक जीपी बन गई, एक इन्फिनाइट जीपी। और एक इन्फिनाइट जीपी का सम कितना होता है? a/1 minus r. फर्स्ट टर्म इज 1/4, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 1/4, एंड दिस इज 3s/4. कितना आ रहा है? 1/3, 4/9, ये आंसर है। अगर इन्फिनाइट टर्म्स पूछते, नहीं पूछते तो आ जाएगा। 10 टर्म्स का पूछेगा, 10 टर्म्स का आ जाएगा। ठीक है। तो इस लास्ट में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम करेगा वो। इनवॉलिटरी है, एडजॉइंट, ओ सॉरी, आइडेम्पोर्टेंट है, या जो भी है, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं मैट्रिसेस में, जिसमें 2-3 चीजें बची हैं। एक बचा है ट्रांसपोज, एडजॉइंट एंड इनवर्स। आज अपन ये कर लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। ए कोई भी एक मैट्रिक्स है और m क्रॉस n ऑर्डर का है, और उसकी एलिमेंट्स को ए आई जे से डिनोट करें। सो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है तो आप उसके सुपरस्क्रिप्ट में टी लिख देते हैं। ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बन रहा है, लेट से बी मैट्रिक्स जो भी बन रहा है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा एक तो, और उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? n क्रॉस m। ट्रांसपोज हमने थोड़ा डिटरमिनेंट में पढ़ा था। ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो ऑर्डर चेंज होना ही था। पहले अगर 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थी, तो इंटरचेंज करने पे 2 रोज और 3 कॉलम्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा।
और बेटा इसके एलिमेंट्स कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, जो ए आई जे था वो ए जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा ना. ith रो jth कॉलम का एलिमेंट विल बिकम द jth रो एंड ith कॉलम एलिमेंट. दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स. अब इंपॉर्टेंट जो है वो है इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की, और इससे दो डेफिनेशंस और आती हैं. वन इज सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वो ट्रांसपोज से ही डिफाइन करते हैं. खैर डिफाइन तो हमने पहले किया था, ट्रांसपोज से भी कर सकते हैं. चलिए फर्स्ट पॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे फिर से अगर आप ट्रांसपोज करेंगे ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए ओनली. फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज वापस से ए मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट हो जाता है. सेकेंड, इफ देयर आर ए प्लस बी प्लस सी लेट से 3 मैट्रिसेस एडिशन में, और फिर उनका ट्रांसपोज करना है आपको. एडिशन होने के लिए क्या जरूरी है, सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग स्क्वायर होने चाहिए बट ऑर्डर सेम होना चाहिए. सबका ऑर्डर सेम होगा तो आप इसको डायरेक्टली हाँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज इसमें ब्रेक कर सकते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज डायरेक्टली इंडिविजुअल मैट्रिक्स पे आप ऑपरेट कर सकते हैं. पर अगर मल्टीप्लीकेशन है ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, इसको ध्यान से समझते हैं. हाँ लेट से ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. अब मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस थी. b में हाँ n ये दोनों सेम होने चाहिए तो n क्रॉस p मान लेते. तो जब बेटा मैंने a मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इनटू b, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p, और फिर इस पूरे मैट्रिक्स का मुझे करना है ट्रांसपोज. सो ट्रांसपोज करने पे जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो p क्रॉस m ऑर्डर का होगा. इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है रिवर्सल प्रॉपर्टी कहते हैं. इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, चलिए बताइए बी ट्रांसपोज किस ऑर्डर का हो गया होगा. इट विल बिकम पी क्रॉस एन ऑर्डर का, और ए ट्रांसपोज हो जाएगा एन क्रॉस एम. तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा. और मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स था बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, वो किस ऑर्डर का आया, पी क्रॉस एम का. तो ये भी तो वही आएगा, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे वो पी क्रॉस एम का होगा. सो ये हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज रिवर्सल लॉ से चलता है. एंड दिस कैन बी अप्लाइड फॉर n मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के लिए, a1 इंटू a2 अप टिल an एंड होल ट्रांसपोज अगर आपको करना है तो ये रिवर्स से स्टार्ट होगा. सबसे पहले क्या आएगा, nth मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर n-1 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज टिल a2 ट्रांसपोज एंड a1 ट्रांसपोज. दिस इज द प्रॉपर्टी. ये कुछ इनवर्स के जैसी है कॉम्पोजिट फंक्शंस का. बहुत सारी इसकी अभी 5-6 प्रॉपर्टीज सब फंक्शन से रिलेटेड हो जाएंगी. ये करे हो कभी एफ ऑफ जी एक्स का इनवर्स निकालना है, क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स, दिस इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स. रिवर्सल लॉ लगता है इनवर्स में भी फंक्शंस में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4th, स्केलर मल्टीप्लाइड. लेट से कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी के ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन में थी और फिर आपने उसका ट्रांसपोज करना था. तो इस मैट्रिक्स में के को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है, सब एंट्रीज में के मल्टीप्लाइड, राइट. तो आप इसको के इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं. डजेंट मैटर, के इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसमें कुछ ट्रांसपोज का इफेक्ट नहीं आता है. ट्रांसपोज का मतलब तो सिर्फ रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स को चेंज करना है. के तब भी उसकी हर एंट्री में मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ही. ठीक है, तो आप के को डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं. नाउ नेक्स्ट 5th, दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स. नाउ दिस जैसी नाम आ जाता है सब में स्पेशल, वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस होती हैं. अ स्क्वायर मैट्रिक्स
A of order, let's say n, is called symmetric if A matrix is equals to its transpose. अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो खुद मैट्रिक्स इक्वल होगा तो देन इट्स कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. पहले क्या डेफिनेशन लिखी थी, याद है किसी को? सिमेट्रिक कब होता है? डिटर्मिनेंट से नहीं होता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, इसमें भी वही आएगा. आप कोई सा भी एक मैट्रिक्स लिखिए, यहाँ पर आपने लिखा लेट से A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33. ये तो ए मैट्रिक्स था और आपको इसको इसके किसके इक्वल करना है? ट्रांसपोज के. तो ट्रांसपोज के इक्वल करेंगे तो जो फर्स्ट रो है ऐसे बन जाएगा ना, A13 बन जाएगा, यहाँ A21 A22 A23. अच्छा, अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज इक्वल होती हैं. तो सब नंबर्स को बराबर करना है. ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल थे, A22 ये भी इक्वल था और A33 इक्वल था, पर इसके अलावा एंट्रीज तो चेंज हो गई. ये वाला जो नंबर है 1 2 और यहाँ कितना है A21, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. A31 को A13 से इक्वल होना पड़ेगा और इन एलिमेंट्स को हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स नाम दिया था. सो अगर A मैट्रिक्स A ट्रांसपोज की इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज AIJ इज इक्वल्स टू AJI. अच्छा, डायगोनल एंट्रीज पे कुछ खास बात है? कोई खास बात नहीं है. डायगोनल पर कोई भी डेटा नहीं है, डायगोनल पे एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं. स्क्यू सिमेट्रिक में होता था, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता था? जीरो हो जाता था. करेक्ट. तो हम दो तरीके से याद रख सकते हैं, या तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को इक्वल करके या ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के इक्वल हो जाना उसको सिमेट्रिक बना देता है. सेकंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यार ऑन कर दे, गर्मी लग रही बहुत, चला दे आप. आज शायद वो उसमें फॉर्म में कुछ करेक्शन विंडो भी ओपन किया है इन लोगों ने. मेरे को एक दो बच्चे मिले थे, वो कुछ साइन गलत कर दिया था, वो कर लेना आज करेक्शन अगर किसी का बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गया है तो. फॉर्म्स में जेई मेंस फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम गलत फिल कर दिया है या कुछ है, तो आज एक दिन के लिए करेक्शन ओपन किया है उन्होंने. यू कैन डू द करेक्शंस इन योर फॉर्म्स एंड अपलोड द करेक्ट डेटा. वो एक एक स्टूडेंट आया कि सर वो मैं हम फॉर्म दो जने बैठ के भर रहे थे, तो नाम तो मैंने सही लिखा, फादर्स नेम में मैंने उसी के फादर का नाम लिख दिया. ठीक है. और मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? वो कहते वो सर एक साथ लिख रहे थे, वो जो लिख रहा था मैं लिखता चला गया. मैंने कहा बहुत अच्छी, ये क्या बात हुई यार? अबे यार, ये कौन करता है? इसी में लिखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अच्छा, इसमें क्या क्या डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए. यदि A ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा देन इट्स कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और यू कैन ऑल्सो से दैट AIJ इज इक्वल्स टू minus AJI and all the leading diagonal entries are always 0. ये कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स के स्क्यू सिमेट्रिक होने की. A skew symmetric matrix of order 3 will look like three zeros in a diagonal, then x, y, z, minus y, minus x. It will look like this. इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? ये जो लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, हाँ ये हमेशा सिंगुलर होगा, हमेशा ऑड ऑर्डर का. करेक्ट. ए, अच्छा चलो पॉइंट्स बना के लिखवाता हूँ, ज्यादा आराम से याद कर पाओगे.
नेक्स्ट आगे पॉइंट्स लिख लेते हैं अब इनके लिए। यदि मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ नल मैट्रिक्स, matrix A minus A transpose is a null matrix, this implies A is symmetric matrix. This implies A is symmetric. ये बेटा सारी प्रॉपर्टीज फंक्शंस में ऑड फंक्शन और इवन फंक्शंस के टाइम पे आपने पढ़ी होंगी, ऑलमोस्ट वैसी हैं। ऐसे काफी सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें एकदम से कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। खासकर लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं। बहुत कॉमन सा एग्जांपल था जैसे ये वाला, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन log ऑफ 1 माइनस एक्स। ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो कितना मिलेगा? log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। अगर ऐड करने से एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स को जीरो मिलता है तो फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाता है ना। वही कहानी इधर भी है। अगर ऐड करने से दो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज नल मैट्रिक्स है तो ए हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक। कई बार जरूरत पड़ जाती है जिसमें आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। और उसी तरह से यदि ए प्लस ए ट्रांसपोज यदि नल मैट्रिक्स होगा then this implies A is skew symmetric matrix. ठीक, नोट करते जाइए। A is a skew symmetric matrix. Second point, maximum number of distinct entries in symmetric matrix of order n. चलो ये देखें कितने जने सही कैलकुलेट कर पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सिमेट्रिक मैट्रिक्स n ऑर्डर, ये कहाँ गया? बना लेते हैं, लो हटाओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, पहले तो डायगोनल अलग से पॉइंट आउट कर लो, ठीक है? अरे n ऑर्डर का है, 6 कहां से आ गया? और 3 ऑर्डर का है तो भी आंसर 6 नहीं है। अगर n ऑर्डर का 3 ऑर्डर का है तो भी 6 आंसर कहाँ है? अच्छा चलो 3 ऑर्डर का बना लो। यहाँ दोनों x आएंगे, यहाँ पर y, यहाँ भी y आएगा, यहाँ z और यहाँ z आएगा। क्लियर है क्या? और यहाँ पर तीनों अलग आएंगे। अरे a1 a2 a3 ये तो तीनों अलग होंगे यार। डायगोनल पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई कंडीशन थोड़ी थी कि कैसे डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। इस मैट्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर भर सकते हो आप, इसकी बात हो रही है। तो अगर मैं डायगोनल एंट्रीज को हटा दूं, डायगोनल एंट्रीज कितनी होती हैं? n, हाँ इसमें 3 n होती हैं, जनरलाइज करते जाओ उसको, n एंट्रीज होती हैं। तो डायगोनल के अलावा कितनी बची? n स्क्वायर माइनस n बची। टोटल तो n स्क्वायर है, n स्क्वायर में से n एंट्रीज हटा दो तो n स्क्वायर माइनस n बची। अब वो n स्क्वायर माइनस n हमेशा पेयर में होंगी। हाँ भाई, ये x तो ये भी x, ये y तो ये y, ये z तो ये z, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हो गए। कॉन्जुगेट एलिमेंट तो उनका आधा करना पड़ेगा। तो मैं यहां तक तो पहुंच गया। देखो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 और प्लस n और करना पड़ेगा। ये किसके लिए था? डायगोनल के लिए। इन सब की वैल्यूज को अलग रखो और यहाँ मतलब आप ऐसे कर तो सकते हो, यहाँ 1 और यहाँ 1 रखा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 रखा, वो चलेगा, पर फिर वो मैक्सिमम एंट्रीज थोड़ी डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्ट एंट्रीज चाहिए तो वो इस फॉर्मूले से आएंगे। तो इसका आंसर बनता है n इंटू n प्लस 1/2। These are the maximum number of distinct entries in a symmetric matrix of order n. Next point, maximum number of distinct entries
in skew symmetric matrix of order n. चलो अब इसको सोचो, वो बना हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, n स्क्वायर, करेक्ट, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1. क्यों? पहले ये n माइनस n क्या था? डायगोनल पे सारे जीरो होंगे, उनको हटा दिया. अच्छा, उसके अलावा जितनी एंट्रीज बची सब डिस्टिंक्ट है कि नहीं है ही बेटा. x और माइनस x अलग है, y माइनस y अलग है, z माइनस z अलग. सो डायगोनल एंट्रीज को हटा दो तो n स्क्वायर माइनस n एंट्रीज तो डिस्टिंक्ट हो ही गई. और वो प्लस 1 किसके लिए था? जीरो के लिए था. इनमें से किसी को जीरो मत रखो, तो एक जीरो एक अपने आप में डिस्टिंक्ट एंट्री हो जाएगी. तो ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, a matrix which is symmetric as well as skew symmetric, हाँ null matrix, skew symmetric at the same time is null matrix. ये भी तुम्हें फंक्शन में एक याद आएगी स्टेटमेंट. एक ही ऐसा फंक्शन होता है जो इवन फंक्शन भी होता है और ऑड फंक्शन भी होता है. एफ एक्स इक्वल टू 0, वो ऑड फंक्शन की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है और इवन फंक्शन की भी. ये भी सेम वही है. अगर नल मैट्रिक्स होगा तो ही सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा. नेक्स्ट पॉइंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी expressed, every square matrix A can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. हर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये भी सेम पॉइंट है, फंक्शंस में भी था. हर फंक्शन को एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन एंड सम ऑफ ऑड फंक्शन एक्सप्रेस कर सकते हो. वो मैं लिखवाता हूँ, पहले मैट्रिक्स का लिखवाता हूँ. ए इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2. अगर आप इफेक्टिवली देखो तो ए ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज का ये तो खत्म हो जाएगा और ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 ए के बराबर ही आएगा. अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये होता है बेटा सिमेट्रिक पार्ट, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. 2 साल पहले डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक मैट्रिक्स लिख कर दिया और उन्होंने बोला फाइंड इट्स स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट. सीधा मेंस में फाइंड इट्स स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट. तो बहुत बच्चों को तो समझ में नहीं आया कि मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट का क्या मतलब है. उसका मतलब है ये, हम हर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जस्ट फॉर योर फर्दर नॉलेज, ये सिमेट्रिक कैसे हुआ, कैसे पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो बेटा मैंने इसको ना बी मैट्रिक्स मान लिया. बी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज. कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाता है? जब वो मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है. तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. और अभी जो हमने 5-6 प्रॉपर्टीज लिखी थी मैं वो एक एक करके यूज करने वाला हूं. ये 1/2 स्केलर है क्या? ट्रांसपोज के बाहर आ जाएगा. अच्छा, 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं और उसका ट्रांसपोज किया तो इंडिविजुअल पे ट्रांसपोज चढ़ जाएगा. गुड, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है. सो दिस बिकम्स 1/2 टाइम्स ए ट्रांसपोज प्लस ए. अब एडिशन में कौन सा मैट्रिक्स पहले है और कौन सा बाद में, फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो ये जो शक्ल बनकर आई बी ट्रांसपोज की, क्या बी के इक्वल हो गई? तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई. और जब आप इस वाले का आप खुद सोच के करो, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ ए ट्रांसपोज माइनस ए आ जाएगा. क्या वो साइन से चेंज हो गया? तो इसलिए वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बन जाएगा. ठीक है, फंक्शंस में भी होता था बेटा ऐसे. देखो लिख के दिखाता हूँ. एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स
प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। हर फंक्शन को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इवन फंक्शन होता है, ये ऑड फंक्शन होता है। ये वाली सारी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की सब फंक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट, A is a symmetric matrix, then A raised to the power n, where n belongs to I plus ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। अब आपने ए की पावर एन निकाला, ए की पावर एन मतलब स्क्वायर क्यूब 4 5 कुछ भी किया, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये हमेशा बेटा सिमेट्रिक ही होगा। दिस विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। बाय स्क्वायरिंग एंड बाय क्यूबिंग यू कैन डायरेक्टली से दैट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, or sorry, of a symmetric matrix is always a symmetric matrix। और अभी अपन एक बार करके देख लेते हैं। a की पावर n, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। इसको मैंने b मैट्रिक्स मान लिया। अगर आपको इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना है कि b का ट्रांसपोज b के इक्वल आएगा। b ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, इस पूरे का ट्रांसपोज। और ये प्रोडक्ट लॉ है, प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ लगता है, कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। रिवर्सल लॉ में सारी ए मैट्रिक्स लिखे हुए थे, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ऐसे लिख सकता हूं। कितनी टाइम्स, एन टाइम्स। और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। दिया तो है, ए सिमेट्रिक दे रखा है, ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो ये ए ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया, तो ये सिमेट्रिक ही आएगा। पर अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A is skew symmetric matrix, तो चलो अब लॉजिक बताओ। A रेस टू द पावर n क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि बता नहीं सकते हैं। हाँ, ये अब n पे डिपेंड करेगा। ये जो A ट्रांसपोज होगा कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। और A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के। स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो ये माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए डिपेंड करता है एन टाइम्स कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। इवन बार मल्टीप्लाई होगा तो सिमेट्रिक आएगा, ऑड बार होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो ए रेस टू द पावर एन इज सिमेट्रिक if n belongs to even number, and it will be skew symmetric if n belongs to odd number। तो ये छोटी छोटी सी 5-6 प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे ये बहुत टफ नहीं है, पर ये लिखवाने का पॉइंट ये रहता है कि एग्जाम में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आए तो आपका टाइम सेव हो जाए, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, हो गया, चलो ये काम। अब क्वेश्चंस हैं, आराम से क्वेश्चन ध्यान से सोच के करिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्विंग पीएनसी प्रोबेबिलिटी भी हो सकते हैं, वो भी आपको दे दूंगा। हो गया, चलो ट्राई करो क्वेश्चंस करने की। ए इज अ मैट्रिक्स 1 -2 3 1 -1 and 2। B is another matrix 1 y minus x -1 x 1। और ये कितना लिखा यार,
2 लिखा है. If A into B is symmetric matrix, then you have to identify the correct options. Option A, x square plus y square is equals to 3. Option B, A is equals to B transpose. Option C, 2y plus x is equals to 0. And option number D, 2x plus y plus 3 equals to 0. अगर A इंटू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? A इंटू बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आएगा? फाइनल मल्टीप्लीकेशन. ये कितने ऑर्डर का है? A 3 रो 2 कॉलम 3 क्रॉस 2 एंड दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3. 3 क्रॉस 3 का आएगा. फाइनल मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. अब उसको सिमेट्रिक बनाना है. सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लो और फिर ऑप्शंस चेक करो. मल्टीप्लिकेशन हो गया. ए बी सी एंड डी सही है. इंडिविजुअल वैल्यूज बताना एक्स और वाई की. करेक्ट. एक्स माइनस 2 वाई 1. ए में 5 होता तो सही हो जाता आंसर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सही है बेटा. हो गया. मैं ए इंटू बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं ताकि अगर तुम में से किसी ने वो भी गलत लिखा है तो समझ में आ जाए कितने चमत्कारी हो कि ए इंटू बी मैट्रिक्स भी गलत हो गया है. 1 माइनस 2x तो यहाँ आ रहा है, फिर y माइनस एक्स माइनस 2 आ रहा है, और मैंने गलत लिखा है तो मुझे बता देना, मैं चमत्कारी हूँ. 3 प्लस एक्स 3y माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पर 2x माइनस 1 x माइनस वाई प्लस 2 और ये 5. ऐसे कुछ आ रहा है ये. अब आप कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को इक्वेट करें. देखिए डायगोनल एलिमेंट्स में तो कोई कंडीशन होती नहीं है, पर उसके अलावा ये दोनों को इक्वल कर दो. इससे वैसे डायरेक्ट x आ जाएगा, इससे तो x ही आ जाएगा. हाँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1. अब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ए बी डी सही आ जाएंगे. हाँ सॉरी, बी सी डी सही आ जाएंगे. ठीक है, इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड, वो करवा देता हूं मेंस में कैसे आता है. फाइंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ a matrix A that is 3 2 3 4 5 3 2 4 5. इस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताइए. क्या मतलब हुआ इसका? A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 वो कैलकुलेट करना है. सिमेट्रिक पार्ट लिखता तो A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 कैलकुलेट.
कुछ नहीं, सिंपल है भी बहुत। ए मैट्रिक्स लिखा है, इसी के बाजू में फटाफट से ए ट्रांसपोज लिख लेना चाहिए। 3 2 3 4 5 3 2 4 5। अब इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और 2 से और डिवाइड करना है। तो ये तो 0 ही हो गया, ये -1 हो गया, ये 1/2 हो गया। 4 माइनस ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, -1/2 हो गया। सही है ना? तो ये बेटा पक्का -½ ये हाफ और ये 0 आएगा। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो डायगोनल पे सब 0 और बाकी सारी एंट्रीज एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं। ये आंसर आएगा। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, सारी एंट्री सब्ट्रैक्ट कर देनी है एक दूसरे से। और अपॉन 2 का मतलब सबको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस और अच्छे करते हैं। नेक्स्ट, A is a matrix with entries aij of order n cross n, and ये जो भी एंट्री है aij, इट इज इक्वल्स टू i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर माइनस i इंटू j होल मल्टीप्लाइड बाय j माइनस i। ऑल्सो n बिलोंग्स टू ऑड नंबर, ये भी रखा है। देन find the value of this. Your options are determinant of I, option B determinant of A, option C determinant of A plus determinant of I, or option D determinant of A minus determinant of A minus determinant of I. A मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑड नंबर है, ये भी दिया है, और उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री ए आई जे इस फॉर्मूले से बनती है, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर माइनस आई जे इंटू जे माइनस आई। करेक्ट है। कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए कुछ कुछ लिख दिया है, या टाइम वेस्ट करवाने के लिए बोल दो, स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो मैट्रिक्स बनाने में, तो उससे वो फालतू में कंफ्यूजन में पड़ जाए और टाइम वेस्ट हो जाए। जितना जल्दी आंसर आया उतने जल्दी के लिए ही था ये। ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, रीड करिए। यहाँ क्या लिखा है? जे माइनस आई। अच्छा, ए आई जे तो ये रहा, और ए जे आई अगर फाइंड करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा वो, इसका नेगेटिव। भाई आपने 1 2 रखा, मान लीजिए आई को 1 और जे को 2 रखा, जब अब A21 निकालेंगे तो आई और जे इंटरचेंज हो जाएंगे। यहां साइन चेंज होगा क्या? नहीं भाई, ये तो जे स्क्वायर रहेगा, लिख लो ए जे आई कितना बनेगा, जे स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस, ये तो आई जे ही रहेगा, पर क्या ये आई माइनस जे हो जाएगा? आई माइनस जे। तो क्या कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव हो गए? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, और डायगोनल एंट्री जीरो हो गई। कैसे जीरो हो गई? आई और जे इक्वल होता है, डायगोनल पर आई और जे इक्वल, तो बेटा ये इक्वल होती है, ये जीरो हो गया। तो मतलब जो ए मैट्रिक्स बना वो किस ऑर्डर का बना? एन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना, और एन ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है। और उसकी ट्रेस पूछी है, ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एंट्रीज का सम, वो तो सब जीरो होता है, तो जीरो ही आएगा ना आंसर यार। ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? आ रहा है, ये वैल्यू भी 1 ही आ रही है, और ये वाली वैल्यू -1 आ रही है। बी ऑप्शन ही मैच कर रहा है, सिर्फ ना जीरो के बराबर आई वैल्यू। ट्रेस ऑफ एज इक्वल टू जीरो। मैंने सिर्फ बोल के खत्म कर दिया, कुछ प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लेना फिर से।
हाँ, वापस बोलो। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ क्या? जोर से बोलना। क्या जीरो हुआ? ए ट्रेस जीरो हुआ। ये स्क्यू सिमेट्रिक बना था ना बच्चे। ए जो है, इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का? ऑड ऑर्डर। डिटर्मिनेंट है ना, ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है ना। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? उस मैट्रिक्स के डायगोनल्स का सम, तो जीरो आ रहा है। तो आपको चेक करना है ना, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट तो वन होता है, और ए का डिटर्मिनेंट जीरो बोल तो रहे हैं अपन कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कैसे हुआ? डेफिनेशन से क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक? आई और जे को इक्वल करो। वन वन, ए वन वन तो जीरो नहीं आएगा? ए टू टू भी जीरो आएगा, ए थ्री थ्री भी जीरो आएगा। और ए आई जे और ए जे आई, ये दोनों जो है ये माइनस ऑफ ए आई जे के इक्वल आ रहा है। ये साइन चेंज नहीं हो गया इन दोनों का? तो ये डेफिनेशन किसकी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक की। डायगोनल पे जीरो और ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, तो उससे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। कहाँ गया यार? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। M is a matrix of order 3 cross 3 with real entries if M transpose into M is an identity matrix of order 3, then find determinant of M square minus I3. Then find the value of M square minus I3. ये भी बिल्कुल मेंस के लायक क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है बट अच्छा है कंसेप्ट। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं अपने आप बता दूंगा कि यार इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना है तुम्हें। जीरो कैसे? कौन बोल रहा है? एक तो पता नहीं चला। ये बोला था। नहीं, कोई भी आंसर आया कैसे, मतलब यार जीरो आ रहा है तो गलती तो बताऊं फिर क्या गलत कर रहे हो? अच्छा, सब प्रॉपर्टीज से, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, मैट्रिक्स मान के कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ प्रॉपर्टीज पे बेसिस पे होगा। हाँ बताओ। इसको इसको m से प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम m ट्रांसपोज इनटू m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m मैट्रिक्स। सही है। फिर m आ जाएगा ना यहाँ पे, i इंटू एम करूंगा तो m आ जाएगा। थोड़ा सा और ध्यान से सोचो, हो जाएगा, इतना मुश्किल है? अच्छा, मुझे m का डिटर्मिनेंट बता सकते हो कितना है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m? चलो ये बताओ। इसको इजीली हम मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं, मैंने पूछा नहीं है अभी। प्लस माइनस वन, वेरी गुड। कैसे सोचिए? यहां से निकलेगा, यहां से। भाई ये है ना डेटा गिवन जो है, आपको जो भी सॉल्व करना है क्वेश्चन हो तो गिवन डेटा से ही सॉल्व करोगे। इस इसका आपने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया। डिटरमिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज इनटू m इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ I3। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ I3? ऑफ कोर्स इट्स वन यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वन ही आएगा। क्या ये प्रॉपर्टी होती है? ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स
तो क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ m ट्रांसपोज इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ m में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट? m ही होता है, ट्रांसपोज लेने पे थोड़ी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती है। तो क्या मैं इसे डिटर्मिनेंट m का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो बेटा इससे आपके पास दो वैल्यूज आ गई, या तो 1 हो सकता है या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ m -1 हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। अच्छा, अब अपन को जो पूछा है वो कैसे निकालें? अब यहां पर बीच में माइनस था, तो माइनस तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m i3 कर लिया। दैट्स नॉट पॉसिबल, वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होती है। तो मैं एक काम करता हूं, जो मेरे से पूछा जा रहा है m स्क्वायर माइनस ये i3 की वैल्यू तो रख सकता हूं। i3 को क्या मैं m ट्रांसपोज इंटू m लिख सकता हूं क्या बच्चों? आई कैन राइट इट इन दिस वे। और जो m स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, क्या मैं उसको m मैट्रिक्स इंटू m मैट्रिक्स माइनस m ट्रांसपोज इंटू m लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, आई कैन राइट इट इन दिस वे। अच्छा, अब ये देखो ध्यान से, m दोनों मैट्रिक्स में पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर दोनों मैट्रिक्स में पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा था तो कॉमन ले सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, प्री मल्टीप्लाई है तो कॉमन ले लो, पोस्ट मल्टीप्लाई है तो कॉमन ले लो। सो मैं यहां लिखता हूं, आई राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ, बताइए क्या, m माइनस m ट्रांसपोज इंटू m। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं दो में, ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस m ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m। अच्छा, ये तो या तो 1 है या -1 है, पर ये वाली जो मैट्रिक्स होता है m माइनस m ट्रांसपोज, अभी तो हमने पढ़े थे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जस्ट नाउ इन द प्रॉपर्टीज वी स्टडीड दैट m माइनस m ट्रांसपोज बाय 2 इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है, और m कितने ऑर्डर का दिया हुआ है? 3 ऑर्डर का, तो m ट्रांसपोज भी 3 ऑर्डर का होगा। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बना? 3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना, तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? 0। ये तो 1 -1 ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये हमेशा 0 होगा, इसलिए इसका आंसर 0 है ना। The value of determinant of m square minus i3 is 0. हाँ हाँ, बहुत मुश्किल तो नहीं है, सिंपल ही है। हाँ, एक प्रोडक्ट वाली यूज हो गई डिटरमिनेंट वाली, और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली, दो प्रॉपर्टीज यूज हो गई। ये लिख लीजिएगा, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो इसलिए इसकी वैल्यू 0। हाँ, ये तो एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैंने सॉल्व करी, ये भी पूछा जा सकता था डिटरमिनेंट ऑफ m। हाँ, चलो, और अब बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग थोड़ा सा पीएनसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। A is a matrix of order 3 cross 3 with entries denoted by Aij. A is a symmetric matrix. A is a symmetric matrix, और जो इसके एलिमेंट्स हैं they belong to the set -2, -1, 0, 1 and 2. Find number of such matrix A if trace of all these matrices is equals to 3.
Find number of such matrices A if trace of all such matrices is equal to 3. सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, 3 ऑर्डर का बनाना है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ -2, -1, 0, 1, 2 में से ही कुछ हो सकते हैं, और साथ ही साथ में उन सभी मैट्रिसेस की ट्रेस किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। मतलब जैसे तीनों एलिमेंट्स 1 हो जाएं, एक 2, एक 1, एक 0 हो जाए, ऐसे केस बनाने आपको, है ना। और उन केस के बाद जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो कितने ऐसे वो बन जाएंगे मैट्रिसेस, वो काउंट करना है। फोर डिजिट आंसर है, 4 डिजिट। 4 डिजिट मतलब थाउजेंड्स में। अच्छा, आप पहले मेरे को ट्रेस 3 इक्वल होगा उसके केसेस कितने होंगे बताओ? 3 होंगे शायद, 2 होंगे, 3 होंगे, 3 होंगे। एक तो 1, 1, 1 हो गया, एक 2, 0, 1 हो गया, और एक 2, 2, -1 हो गया। 3 केस होंगे डायगोनल पे, करेक्ट। टू 1250, करेक्ट है, गुड। 1250 फर्स्ट बार में सही आंसर, गुड। अच्छा है इस क्वेश्चन का फर्स्ट टाइम में आंसर आना। फर्स्ट केस, जब आप यहां पर डायगोनल पर 1, 1, 1 रख रहे हैं। दूसरा केस, जब हमने डायगोनल पर 2, 1 और 0 को प्लेस किया तो भी इसका ट्रेस जो है वो 3 हो जाएगा। और एक केस हो सकता है जब आपने डायगोनल पर 2, 2 नहीं, हाँ सही है ना, -1 एक ये प्लेस किया। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा जब ट्रेस 3 हो जाएगा गिवन एलिमेंट से। अच्छा, इसमें आप ये बताएंगे डायगोनल एंट्रीज कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं? एक ही तरीके, डायगोनल 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 को तो अरेंज करने का बेटा एक ही तरीका है ना, तीनों आइडेंटिकल हैं। इसमें 3 फैक्टोरियल, 0, 1, 2 की 3 की पोजीशंस आपस में तो चेंज कर ही सकते हो। अच्छा, जब पोजीशन चेंज होंगी तो मैट्रिक्स तो चेंज हो ही जाएगा ना। हर मैट्रिक्स जहां पर डेटा इधर उधर चेंज होगा वो मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये इस केस में 3 फैक्टोरियल तरीके से डायगोनल के एलिमेंट्स अरेंज होंगे, और इस केस में बताना तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 आइडेंटिकल थिंग्स हैं, जितनी आइडेंटिकल थिंग्स हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। तो एक्चुअल में डायगोनल एंट्रीज को टोटल अरेंज करने के 10 तरीके आ रहे हैं, 3 यहां से, 6 यहां से, 1 यहां से। ये डायगोनल एंट्री की बात हो गई। अब हमको इसको सिमेट्रिक भी बनाना है, तो क्या इन दोनों एंट्रीज का सेम होना जरूरी हो गया? उसके अलावा ये वाली और ये वाली एंट्री सेम होनी चाहिए, और यहां पर जो वैल्यू लिखी है और यहां जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब हम एक काम करते हैं, इधर कितने तरीके से वैल्यू रख सकते हैं आप बताओ? कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शन है। 5C3 क्यों है? आइडेंटिकल होने में क्या प्रॉब्लम है? 5 ऑप्शन है। आप -2, -1, 0 ऐसा तो नहीं लिखा ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, तो फिर बना ही नहीं सकते आप। भाई अगर डिस्टिंक्ट होता तो सब अलग अलग तो सिमेट्रिक बन ही नहीं सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो इसके लिए कितने ऑप्शन बोले आप लोगों ने? 5। इसके लिए भी 5 हो सकते हैं, और इसके लिए भी 5 हो सकते हैं, और इसके लिए क्यों एक? क्यों मजबूरी है? आपने ऊपर जो नंबर रखा सिमेट्रिक तभी बनेगा जब यहां वाली एंट्री यहीं पे रिपीट करोगे आप। इसके लिए भी 1 चॉइस है और इसके लिए भी 1 चॉइस।
सो आगे के लिए तो इंटू 1 हो गया और इंटू 10 और ये 10 किसका था? डायगनल वाले का था। बट डायगनल को भी तो 10 तरीके से अरेंज कर पा रहे हो आप। डायगनल एंट्रीज 10 तरीके से अरेंज होंगी और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स 125 तरीके से वैल्यूज रखे जा सकते हैं। सो 1250 टोटल मैट्रिसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड इज 1250। अरे यार ये तो मैं आज भूल ही गया, ये ऑनलाइन ये स्क्रीन चालू नहीं है आज। ये कोई बेचारा पूछ भी रहा होगा तो मैं देखा ही नहीं। यार ये सब चीजें देख लिया करो यार क्लास के पहले। वो बच्चा नहीं तो अब चालू हुआ है ना, अभी आपने स्टार्ट किया, अब स्क्रीन स्टार्ट हुई है। मैं देख नहीं। अरे भाई मैं उनके डाउट्स नहीं देख पाई, ये मैं बात कर रहा हूँ। ये वाली स्क्रीन अब स्टार्ट हुई है, ये वाली। खैर जो भी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब फिर लास्ट में फिर वही दो पार्ट बचेंगे, एडजॉइंट और इनवर्स। वो भी तुम्हें पता है बहुत क्वेश्चंस हैं उसमें, वो भी सब प्रॉपर्टी बेस्ड ही है जैसे आज हमने किया। सो लास्ट जाते जाते एक क्वेश्चन और, वो भी स्टार मार्क। एक मैट्रिक्स है 1 1 0 1, 2 × 2 का है। पी एक अनदर मैट्रिक्स है √3/2, 1/2, -1/2, √3/2। Q is a matrix defined as P into A into P ट्रांसपोज। अगर आपने कुछ कभी क्वेश्चंस करे, हम बहुत देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे हैं जिसमें वो P ट्रांसपोज और बीच में एक मैट्रिक्स अटका देता है। तो हमको फाइंड करना है P ट्रांसपोज इंटू Q रेज टू द पावर 2005 इंटू P। ये मैट्रिक्स फाइंड करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैच करना था कि कौन सा आंसर सही होगा। नाउ द थिंग इज, सबसे पहले जब ये पावर देख रहे हो इतनी हैवी, इतनी हाई पावर, तो मतलब सीरीज है पक्का, कोई ना कोई एपी जीपी या कांस्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा बन रहा होगा तभी ये पूछा गया। नहीं तो कोई मतलब तो है नहीं, 2005 बार कौन मल्टीप्लाई करता है, 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करने पे फील आ रहा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब Q है P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। P भी पता है, A भी पता है और P ट्रांसपोज भी पता है। तो करने में तो अपन ये वाला मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर ये वाले की अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, P ट्रांसपोज इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, कितनी बार? दिस इज 2005 टाइम्स इंटू P। इसको सॉल्व करने से पहले Q की एक बार वैल्यू रख दो इसके अंदर। तो Q की वैल्यू में जब रखूंगा P ट्रांसपोज, फर्स्ट कितना आ रहा है? P A P ट्रांसपोज। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आया था सामने तो मैंने भी यही कैलकुलेट किया था। मैंने सबसे पहले यही कैलकुलेट किया था, P इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। हाँ, वो करने के बाद कुछ हासिल नहीं होता, ना वो सीरीज बनती है और ना वो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है, कुछ भी नहीं हुआ था। एडवांस का क्वेश्चन है 2010 का या 2011 का, उसके बाद मेंस 2000, हाँ जो भी है मुझे याद नहीं है, 5-6 का होगा भाई। उसके बाद मेंस में रिपीट हो चुका है एक बार ये वाला क्वेश्चन। अब वो ये क्वेश्चन सेम नहीं रिपीट होता, यही कंसेप्ट पे यूज किया था उस। तो अगर ये सॉल्व किया, वहाँ टाइम वेस्ट हो गया, बच्चे क्वेश्चन छोड़ेंगे यार। सबसे पहले तो यही कोशिश करते हैं यार, जो लिखा है वो कैलकुलेट कर लें। और ये कोई खूबसूरत नहीं बन रहा है तो काम खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते, वो बनेगा नहीं। तो इसमें करना ये था कि Q की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, P A इंटू पी ट्रांसपोज, फिर से P A इंटू पी ट्रांसपोज, ऐसे ये P A इंटू पी ट्रांसपोज कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? ये जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर, ये 2005 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं और लास्ट में यहाँ P लिखा हुआ है। और अब इसमें यूज करना था
क्या कहते हैं उसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम पी ट्रांसपोज को पी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इन दोनों को एसोसिएट कर लो। ऐसे यहां पर भी पी ट्रांसपोज इंटू पी आएगा कि नहीं आएगा, इनको एसोसिएट कर लो, यहां पी ट्रांसपोज और पी आएगा। इस पी से पहले लास्ट वाले में पी ट्रांसपोज आया होगा और ये भी पी ट्रांसपोज इंटू पी आया। तो एक तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना था, पी ट्रांसपोज इंटू पी जो है ये हमें कैलकुलेट करना था। नाउ व्हाट इज पी ट्रांसपोज, √3/2, यहां 1/2 माइनस 1/2 √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। देखना कितना आ रहा है, 3/4 प्लस 1/4, तो 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये जो P ट्रांसपोज इनटू P मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हर पेयर P ट्रांसपोज इनटू P ट्रांसपोज इनटू P आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, A से, तो वो बनेगा A, चाहे वो प्री मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो एक तरीके से A का मल्टीप्लीकेशन रह गया, कितनी बार रह जाएगा, ये जितने ब्रैकेट्स हैं। तो दिस इज नथिंग बट A रेज टू द पावर 2005। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी। अब आंसर ये नहीं था, आंसर वो था, मैट्रिक्स बना हुआ था और उस मैट्रिक्स की वैल्यू, मतलब अब आपको इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सीरीज में तो अब ये कन्वर्ट होगा। नाउ लेट्स से ए स्क्वायर सॉल्व करना है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1101 मल्टीप्लाइड बाय वापस से सेम मैट्रिक्स। सो दिस विल कम आउट टू बी 1 और 0 दे तो 1 ही रह गया बेटा, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये ए स्क्वायर आता है। अब सेफ थोड़ा सा ऑप्शंस को चेक करने के लिए, ये जब आप ए क्यूब करोगे तो 1301 आएगा। तो अब वो पैटर्न समझ में आ जा रहा है कि जितना पावर है उतना यहाँ नंबर, बाकी सब नंबर्स सेम थे। सो व्हाट विल बी ए 2005 1 2005 0 एंड 1, दिस विल बी द फाइनल आंसर। उस पैटर्न पे करने का था, मतलब टाइम वेस्ट तो करवाया उन्होंने, अगर ये सॉल्व करने बैठ गए पहले तो वो तो टाइम वेस्ट ही है, कुछ नहीं होगा उससे। ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, associate P with P transpose, their product is identity, and then you have to multiply A 2005 times. खिलवाड़ है खिलवाड़, सेंटिमेंट्स के साथ, हमारी सोच के साथ खिलवाड़ करते हैं वो लोग। वो बोलता है ना वांटेड में, चीटिंग है ये, चीटिंग, तो चीटिंग तो है। कुछ नहीं कर सकते, पर कोशिश ही कर सकते हैं कि पहली बार में जो हम सोचें वो तुक्का सही बैठे। तुक्का ही है। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विल ट्राई टू फिनिश इन 1 और 2 मोर, 2 लेक्चर लगे, नॉट 1, 2 लेक्चर तो लगेंगे और है एक, अच्छा हाँ हाँ नेक्स्ट वीक, हाँ 2 ही तो लेक्चर आते हैं, 1 वीक और लगेगा। अच्छा मैं उसके क्वेश्चंस करोगे 2021-22 के डिस्कस करने हैं क्लास में, डिटरमिनेंट्स के, तुम कराओगे तो मैं कर दूंगा डिस्कस। हाँ नेक्स्ट क्लास में ही बोल रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास कौन से बताऊँ, 2021 के कि 22 के? देखो दो चॉइसेस हैं, 22 को तो तुम मॉक टेस्ट जैसे भी कर सकते हो, अगर आप लास्ट में जैसे 2022 के क्वेश्चंस फुल सिलेबस टेस्ट जैसा देना चाहो तो यू कैन कीप दैट एज मॉक टेस्ट आल्सो। तो 2021 के क्वेश्चंस करना चाहो तो वो डिस्कस, जो तुम बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कर दूंगा। 22 के करने डिस्कस, दोनों ले लो, जो कर लोगे कर लेंगे, 2022 एंड 2021 के डिटर्मिनेंट्स के ना, PYQs सही रहेगा, कर लोगे तो डिस्कशन में अपने तुम्हारे ही फायदा रहेगा, डिस्कशन हो जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। शीट में बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस ना, शीट में क्वेश्चंस कम है, ये वाले कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। ट्वेंटी 23 के भी करने हैं। चलो बाय बेटा, बाय बाय।